तो हेलो गाइस, आज शुरुआत करते हैं। भारतीय मृदा को लेकर एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है। पिछले टॉपिक्स पे हमने डिस्कस किया हुआ था सॉइल, सॉरी, पिछले टॉपिक्स पर हमने डिस्कस किया हुआ था फॉसिल्स को लेकर। और फॉसिल्स के बाद आज हम एक नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, सॉइल, मिट्टी, मृदा को लेकर डिस्कस करेंगे। सॉइल, ठीक है। क्योंकि मेंस के पर्पज से है तो सबसे पहले मैं इसका सिनॉप्सिस बना देता हूं ताकि आपको पता लग जाए कि इसमें इसके सब टॉपिक से क्या क्या आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मृदा है क्या, क्या है सॉइल, है क्या एक्चुअल में। ठीक है। व्हाट इज अ सॉइल, सॉइल के बारे में हम देखेंगे। व्हाट इज अ सॉइल, ठीक है। फिर इसके बाद मृदा का प्रस्तावना देखेंगे, इंट्रोडक्शन सॉइल्स को लेकर। जो जो इंट्रोडक्टरी होगा वो डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन। फिर हम यहाँ पर थर्ड पॉइंट पर डिस्कस करेंगे मृदा के प्रकार। तो सबसे पहले प्रकार को जानने से पहले हम क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण को देख लेंगे। क्लासिफिकेशन दो प्रकार का होता है यहाँ पास। क्लासिफिकेशन दो प्रकार का होगा, ठीक है। पहला क्लासिफिकेशन है हमारा भारतीय संदर्भ में, भारतीय संदर्भ में। और दूसरा क्लासिफिकेशन होगा विश्व संदर्भ में, रेफरेंस टू वर्ल्ड, विश्व संदर्भ में हमारा ये होगा। फिर हम इसी वर्गीकरण के आधार पर हम इसके प्रकारों को लेकर बात करेंगे, टाइप्स को लेकर। टाइप्स, और ये है कंस्टेंटली मृदा को लेकर पूरा बनाई गई एक ओवरव्यू सिनॉप्सिस। चाहे आप प्रलम्स के लिए हो, चाहे आप मेंस के लिए हो, चाहे आप व्यापम के दृष्टिकोण से भी बात करें, कंस्टेंटली सारा कुछ कवर हो जाएगा इससे हमारा। ठीक है। तो यहां से प्रीवियस ईयर्स में आए हुए कुछ क्वेश्चंस को सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में क्या क्या क्वेश्चंस आपको देखने को मिला है। ठीक है, चलिए। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में एक तो मुझे पहला पहला टॉपिक्स मिलता है, पहला सब्जेक्ट मिलता है कि करेवा क्या है। व्हाट इज अ करेवा, एक्सप्लेन व्हाट इज अ करेवा। करेवा क्या है, समझाइए। ये मेरा पहला पॉइंट है। दूसरा, लेटराइजेशन, लेटराइजेशन की, लेटराइजेशन प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ लेटराइजेशन क्या है। ये 2 नंबर पे प्रश्न पूछा गया है। 4 नंबर पर लाल पीली मृदा, मिट्टी की विशेषता बताइए, की विशेषताओं का उल्लेख करिए। ये 4 नंबर पे पूछा गया है। विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये आपका कंस्टेंटली मेंस के पर्पज से 4 नंबर पे क्वेश्चंस जो वही आईएमपी है। फिर हमने फोर्थ पॉइंट पर डिस्कस करना है इसको। फोर्थ नंबर के क्वेश्चंस हमने देखने को मिलेगा। तो मृदा, मृदा परिच्छेदिका, परिच्छेदिका क्या है, समझाइए।
तो इससे रिलेटेड आपका एक सवाल डेफिनेटली बना है। ठीक है, 5वां नंबर पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कहने का मतलब ये है 5वें नंबर पे जो क्वेश्चंस मैं डील करने वाला हूँ ये यूपीएससी से लेकर सीजीपीएससी, सीजीपीएससी से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, लगभग लगभग काफी सारे रीजन, महाराष्ट्र, काफी सारे रीजन में ये प्रश्न को पूछा गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेगा आपको। तो 5वें नंबर का क्वेश्चन है बांगर एवं खादर। बांगर एवं खादर भूमि में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये तो रहे आपके प्रीवियस ईयर्स के आए हुए कुछ क्वेश्चंस का लिस्ट। हालांकि इसके अलावा भी और भी आए हुए हैं, तो सबको मैंने डील नहीं किया, लेकिन हाँ मेजर मेजर ये समझिए कि आपके मेंस के पर्पज से ये काफी इंपॉर्टेंस टॉपिक में से एक है, सॉइल, मृदा को लेकर। ठीक है, अब चूंकि मेरे हिसाब से जो इस बार जो बन सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चंस यहां से जो आ सकते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस इस टॉपिक से मुझे देखने को मिल सकता है, और स्पेशली अगर मैं बात करूं मेंस के पर्पज से, किसके पर्पज से, मेंस के पर्पज से मैं अगर बात करूं तो मेंस के पेपर से मैं बात करूं तो एक एक प्रश्न मुझे देखने को मिलता है, मृदा अपरदन। मृदा अपरदन, ठीक है, मृदा अपरदन वरदान के साथ अभिशाप है, वरदान के साथ अभिशाप है, समझाइए। अभिशाप है, समझाइए। हालांकि मैं इसको डील करूंगा, क्योंकि देखिए इस बार आप जानते हैं कि अब जो है पैटर्न बदल चुका है, सारा फॉर्मेशन बदल चुका है, चीजें बदल चुकी हैं। ठीक है, पहले का पैटर्न और 2026 का पैटर्न, अब आप बात करेंगे 2011 से लेकर 17 वाला पैटर्न, तो वो अब देखने को नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से आपको अब यूपीएससी पैटर्न पर ही कुछ चीजों को फॉलो करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि कंप्लीटली आप यूपीएससी पैटर्न को ही फॉलो करिए, लेकिन हाँ कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहां पर आपको इस पैटर्न से आप बच नहीं सकते, यूपीएससी पैटर्न से बच नहीं सकते, और उनमें से स्पेशली ये टॉपिक है क्या, मृदा को लेकर। सेकंड क्वेश्चन मुझे जहां तक देखने को मिलता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, वो है मृदा संरक्षण से संबंधित भारत सरकार के प्रावधानों, भारत सरकार के प्रावधानों के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो मृदा संरक्षण संबंधित भारत सरकार के प्रावधानों पर टिप्पणी कीजिए। आपको एक प्रश्न यहां से देखने को मिल सकता है। ठीक है, और एक मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जलोढ़ मृदा, एलुवियम सॉइल। तो एक प्रश्न अगर यहां से बनता है तो जलोढ़ मृदा, एलुवियम वियम सॉइल को लेकर यह प्रश्न बनता है। ठीक है, जलोढ़ मृदा, एलुवियम सॉइल को लेकर प्रश्न बनता है कि जलोढ़ मृदा के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। ठीक है, और मैंने इसको काफी वरीयता दिया है इस प्रश्न को, मेरे हिसाब से वीआईपी प्रश्नों में से एक हो सकती है, क्योंकि भारत के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाया जाता है, और इसी जलोढ़ मृदाओं से ही संबंध रखता है आपका
संबंध क्या रखता है आपका? उत्तर भारत का विशाल मैदान और बांगर और खादर का मिट्टी भी। ठीक है, तो इसीलिए एलुवियम जो मृदा है हमारा, जलोढ़ मृदा है, काफी इंपॉर्टेंस सी रखता है यहाँ पर प्रश्नों को लेकर। चलिए, और चौथा, जो अंतिम चौथा एक प्रश्न मेरे हिसाब से, ठीक है, मृदा, मृदा का ये प्रश्न नहीं है, पहले समझिए यहाँ से प्रश्न बन कैसे सकता है। तो मृदा का सीधा संबंध किससे होता है? आप जानते हैं कृषि से। मृदा का सीधा संबंध कृषि से होता है। और कृषि, कृषि किस पर निर्भर करता है? तो कृषि निर्भर करता है आपके भारत में स्पेशली मानसून पर, मानसून पर डिपेंड करता है। ध्यान से देखिएगा ना। तो मृदा का संबंध कृषि से ज्यादातर हम देखते हैं, और चूंकि कृषि जो है निर्भर करता है मानसून पर, और इस साल आप सबको पता है अल्नीनो का दिन है, डे है, सुपर अल्नीनो, अल्नीनो बस नहीं, सुपर अल्नीनो का अभी कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो ऐसे में भारत में कृषि के संदर्भ में हमको सूखा देखने को मिल सकता है। अब आप देखिए यहाँ पर लगभग लगभग मैंने कितने टॉपिक्स पर डिस्कस किया। ठीक है, सबसे पहले हमने मृदा पर टॉपिक, एक टॉपिक तो हमारा मृदा हो गया, दूसरा टॉपिक हमारा कृषि हो गया, सेकेंड टॉपिक डिजास्टर मैनेजमेंट में, डिजास्टर मैनेजमेंट में सूखा हो गया, ड्रॉट हो गया, और वर्तमान में करंट अफेयर्स में, प्रेजेंट करंट अफेयर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है मानसून, प्रेजेंट में करंट अफेयर्स। तो देखिए यहां से कंस्टेंटली लिंक है। अब आप समझिए इस पूरे पॉइंट्स को, जो पॉइंट मैंने डील किया, ये पूरे पॉइंट आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ना। तो ये पूरा का पूरा जो पॉइंट है, ठीक है गाइस, ये पूरा का पूरा जो पॉइंट है, मृदा, कृषि, मानसून और सूखा, ये चारों प्रश्न जो है आपके प्रीलिम्स, प्री प्री के लिए और मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंस है। तो इसीलिए ये चारों टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर्ड करके रखना है। ठीक है, और इसके अलावा ये व्यापम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस बार यहाँ से व्यापम में 2-3 से भी अधिक प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। और मेरा ये तो दावा है कि इस बार प्री और मेंस में आपको यहाँ से क्वेश्चंस भी देखने को मिलेगा, मतलब नेक्स्ट बार जो एग्जाम होगा उसमें भी आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो हमने लगभग लगभग मृदा को लेकर जो प्रश्न आए हुए हैं उनको डिस्कस किया मैंने, जो प्रश्न आ चुके हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो प्रश्न नेक्स्ट साल बन सकते हैं मेंस के लिए, वो मैंने आपसे डिस्कस किया है यहाँ पर। ये मेरे अकॉर्डिंग तैयार किए गए हैं इस टॉपिक को समझ को लेकर। और जो टॉपिक्स मैंने मृदा से संबंधित टॉपिक है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी मैंने डिस्कस किया है। चूंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं ये सारा पैटर्न आपको पूरी तरीके से यूपीएससी के पैटर्न्स पर नहीं, सीजी के ही अबाव चलेंगे, लेकिन हमारा जो पढ़ने का तरीका रहेगा, समझने का तरीका रहेगा, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा, बहुत अधिक मात्रा में नहीं, थोड़ा सा यूपीएससी के पैटर्न पर चलेगा। अब यकीन मानिए अब सीजी पीएससी का पैटर्न बदल चुका है और उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। तो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। हम जो टॉपिक्स डिस्कस किए हैं मृदा को लेकर, हमने क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पर बनाए हैं। तो देखिए सबसे पहले प्रस्तावना है। प्रस्तावना क्या है के बाद प्रस्तावना, फिर हम वर्गीकरण देखेंगे और फिर इसके प्रकारों पर बात करेंगे। तो सबसे पहला हेडलाइन डालते हैं, मृदा क्या है, व्हाट इज अ मृदा। मृदा क्या है, व्हाट इज अ मृदा। चलिए हेडलाइन डालते हैं, मृदा क्या है। चलिए शुरू करें। तो आप जानते हैं कि हमारी हमारी पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी है,
वो 3 भागों में बटी हुई है। हमारी जो पृथ्वी है वो कितने भागों में, 3 भागों में बटी हुई है। ये हमारी पृथ्वी जो है 3 भागों में बटी हुई है। सबसे ऊपरी वाला लेयर कहलाता है भूप्रपट्टी या क्रस्ट। ये देखिए, ये कहलाता है भूप्रपट्टी या इंग्लिश में क्रस्ट कहते हैं, और अगर आसान भाषा में बोलना है तो हम इसे धरातल या धरती से भी कहते हैं। और यदि आप ज़्यादा फोर्स करेंगे तो मैं एक और नाम बता सकता हूँ आपको, जो सुनील शेट्टी जी कहते हैं कि धरती मेरी माँ है। ये वही धरातल, धरती की बात चल रही है। धरती के धरातल भूप्रपट्टी के फिर अंदर जाएंगे आप तो आपको मेटल मिलेगा। ठीक है, मेटल। मेटल के बाद फिर आपका आंतरिक भाग, और इसके अंदर जाएंगे तो आपको कोर मिलेगा। तो हमको समझना है सॉइल, मृदा समझना है। तो मृदा समझने के लिए हमें मेटल और कोर की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम कहाँ रहते हैं, भूपटल पर रहते हैं, क्रस्ट पर रहते हैं। क्रस्ट का कौन सा भाग, ऊपरी भाग पर रहते हैं। तो क्रस्ट का जो, धरती का जो सबसे ऊपरी भाग है, जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे घर बना रहे हैं, जहाँ पे खेत के नाम पे जुताई का काम करते हैं, यही हमारा एक धरातल है। अब इसको हम टेक्निकल भाषा में कैसे कहेंगे, ठीक है। तो सीधी सी बात, ये दोनों को कोई काम नहीं है। तो भूप्रपट्टी का जो सबसे ऊपरी भाग है, इसका डेफिनेशन कैसे देंगे हम, समझिए। भूप्रपट्टी का या धरती या धरातल का, या धरातल का सबसे ऊपरी भाग, सबसे ऊपरी भाग, ठीक है। कौन सा भाग, सबसे ऊपरी भाग, जो जो ऊपरी जो ऊपरी संस्तरण, किससे, जो ऊपरी संस्तरण, और जो जो ऊपरी संस्तरण से निर्मित है। धरातल या भूप्रपट्टी का सबसे ऊपरी भाग जो ऊपरी संस्तरण से निर्मित है, जहां जहां फसल उत्पादकता या उत्पादन, जहां फसल उत्पादन में योगदान है, फसल उत्पादन में योगदान है, ठीक है, योगदान है, मृदा कहलाता है। क्या मैं अच्छे से समझा पाया आपको? मैंने यहाँ पर मृदा का आपको एक नॉमिनल 2 नंबर पर डेफिनेशन दिया। मैंने कहा कि धरातल पर हमारे, समझिएगा ध्यान से, मैंने कहा कि हमारा जो धरातल है, धरातल का ऊपरी संस्तरण जहां पर फसल उत्पादन में योगदान होता है, जिसे हम मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? मृदा कहते हैं, ठीक है। चूंकि इस मृदा शब्द की जो उत्पत्ति है, आई रिपीट दैट वंस अगेन, इस मृदा शब्द की जो उत्पत्ति है, वो उत्पत्ति आपको सोलम शब्द से मिलेगा। सोलम शब्द से मृदा, चूंकि देखिए ध्यान से देखिए, हम इसे मृदा भी कहते हैं या मिट्टी भी कह देते हैं, है ना। तो मृदा या मिट्टी को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, सॉइल। और सॉइल जो है सोलम शब्द से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? आई रिपीट दैट वंस अगेन, सॉइल जो है किससे बना हुआ है? आपके सोलम शब्द से बना हुआ है, ठीक है। और इस सोलम शब्द का अर्थ होता है फर्श। क्या होता है? फर्श। तो मिट्टी का, मृदा का एक अर्थ आप फर्श के रूप में भी देख सकते हैं। आई रिपीट दैट वंस अगेन,
मृदा इंग्लिश में इंग्लिश का हिंदी रूपांतरण है सोइल का। सोइल जो है सोलम शब्द से बना हुआ है और सोलम का अर्थ होता है फर्श। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। तो मैंने आपको बताया कि मृदा क्या है, मृदा किसे कहते हैं और मृदा की उत्पत्ति कैसे होगी। तो अब हम चलते हैं मृदा की प्रस्तावना की तरफ, डेफिनेशन की ओर। डेफिनेशन के बाद इंट्रोडक्शन की ओर देखेंगे, चलेंगे, बात करेंगे। ठीक है, चलिए। तो एक एक पॉइंट करके पॉइंट टू पॉइंट डील करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मेरा पूरा फोकस आपको मेंस के बेसिस पर ही क्लियर करना रहेगा। ठीक है, तो प्रस्तावना नंबर पहला, मृदा का अध्ययन। सबसे पहले तो यही समझिए, मृदा का अध्ययन जो है पेडोलॉजी कहलाता है। पेडोलॉजी कहलाता है। अगर आपको मृदा के संबंध में अध्ययन करना होगा तो उसे हम पेडोलॉजी से संदर्भित करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। ठीक है गाइस, चलिए। अब इसको मापने के लिए, चूंकि मृदा जो है सबसे छोटा का छोटा कण को हम मृदा कह सकते हैं, तो मृदा को मापने के लिए मृदा का मापन मृदा का मापन हेतु हम माइक्रोन का यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज करते हैं? माइक्रोन का यूज करते हैं मृदा को मापने के लिए। ठीक है, चलिए। तो ये माइक्रोन का हम क्या करते हैं? मृदा को मापने के लिए यूज करते हैं। हम जानते हैं कि मृदा के कण मतलब मृदा के कण किसे कहेंगे भाई? कोलाइट को। कोलाइड हमारा मृदा का कण कहलाता है। तो कोलाइड जो है मृदा के कण जो है, कण की कोलाइट को मापने के लिए हम मिलीलीटर का यूज करते हैं। मिलीलीटर का यूज करते हैं। आई रिपीट दैट वंस अगेन, ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा मृदा के कोलाइट मतलब मृदा के कणों को मापने के लिए मिलीलीटर है, और मिलीलीटर की सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है माइक्रोन। क्या मैं समझा पाया? तो सोचिए, हम मृदा का मापन किससे करते हैं? माइक्रोन से करते हैं। ठीक है, और ये माइक्रोन क्या है तो आपको पता होना चाहिए। माइक्रोन मिलीलीटर की एक छोटी इकाई होती है, और मिलीलीटर क्या होता है? तो मृदा के कण को मापने वाली एक इकाई, कोलाइट को मापने वाली एक इकाई होती है। क्या यहां तक मैं समझा पाया? चलिए, अब तीसरे पॉइंट पर डील करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा अम्लीयता और क्षारीयता का दो प्रकार से संबंध होता है। तो मृदा या तो अम्लीय होगा या तो क्षारीय होगा, यही इसकी नेचर है। तो नेचर मतलब प्रवृत्ति। चलिए, मृदा की प्रवृत्ति प्रवृत्ति पर डिस्कस कर लेते हैं। हम जानते हैं मृदा की प्रवृत्ति जो है दो प्रकार से होगी, या तो क्या होगा? अम्लीय होगा या तो क्षारीय होगा। अब आप जानते हैं अम्लीय और क्षारीय का अर्थ क्या होता है। ठीक है, कोई भी चीज जिसका पीएच मान वाला ही कॉन्सेप्ट है। क्या है? तीन चीजें, पीएच मान 7 तक हो, दूसरा पीएच मान 7 से कम हो, और पीएच मान 7 से ज्यादा हो। कम ज्यादा। तो अगर किसी भी वस्तु का अगर पीएच मान कम है तो वह अम्लीय प्रवृत्ति का है, और अगर किसी का पीएच मान ज्यादा है तो वो क्षारीय प्रवृत्ति का है। तो जब भी क्या होता है गाइस, जब भी मृदा में हम देखते हैं अम्लीयता ज्यादा बढ़ जाती है, तो अम्लीयता को दूर करने के लिए हम दो चीजों का, लाइमस्टोन चूना पत्थर प्लस जिप्सम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? जिप्सम का प्रयोग करते हैं। अंडरस्टूड?
अम्लीयता इससे दूर हो जाती है। ठीक है गाइस, तो इसकी जो प्रवृत्ति होती है वो इस प्रकार से होती है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। फिर चौथे नंबर पर हम डिस्कस करेंगे, चौथे नंबर पर, ठीक है, सबसे ज्यादा अगर भारत में कोई प्रॉब्लम्स मुझे देखने को मिलती है, नजर आती है, तो वो है मृदा अपरदन, और भारत की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। तो आप लिख सकते हैं सबसे बड़ी समस्या मृदा अपरदन है। क्या है? सबसे बड़ी समस्या भारत में मृदा अपरदन है। अब समझते हैं ये मृदा अपरदन क्या होता है, थोड़ी देर में समझेंगे ये सारे टेक्निकल शब्द को लेकर। ठीक है, तो हमने प्रस्तावना में 4 पॉइंट बताया। मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। मृदा का मापन माइक्रोन से होता है। माइक्रोन क्या होता है? मिलीमीटर का सबसे छोटी इकाई होती है। मृदा की प्रवृत्ति अम्लीय होने पर चूना और जिप्सम मिलाकर कम किया जा सकता है। और सबसे बड़ी समस्या वर्तमान में आपको मृदा अपरदन को लेकर देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए इसके अलावा, प्रस्तावना के अलावा मृदा को लेकर कुछ संबंधित तथ्य भी आप देख सकते हैं। तो मृदा से संबंधित तथ्य, मृदा से संबंधित तथ्य, मृदा से संबंधित तथ्य, इन तथ्यों में पहला तथ्य तो आपको यही मिल गया, क्या? मृदा अपरदन। मृदा अपरदन, व्हाट इज अ मृदा अपरदन? सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या है समझते हैं। ठीक है, तो सॉइल इरोजन को समझने के लिए आपको एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट समझिएगा। जैसे आपने वर्षा का जल देखा होगा। वर्षा का जल धरातल में पड़ने, धरती में पड़ने से पहले काफी शुद्ध होता है। यदि धरती में पड़ने से पहले आपने कटोरी या गिलास या डब्बे में उसको ले लिया और उसको देखेंगे तो काफी शुद्ध होता है, जिसको आप डायरेक्टली यूज भी कर सकते हैं, अर्थात पी भी सकते हैं। हालांकि डायरेक्टली यूज नहीं करना चाहिए, उसके कई अलग अलग सिमेट्रिक होती हैं, अम्लीयता वगैरह भाई कुछ कॉन्सेप्ट रहता है। तो बहरहाल वो शुद्ध नजर आता है हमको। लेकिन जैसे ही वो धरती में पड़ता है तो आप देखिएगा धरातल के नीचे जैसे ही वो पड़ा, वो मटमैला हो जाता है। क्यों? क्योंकि जहां पर मिट्टी है, मिट्टी पे वो पड़ा तो मिट्टी का कुछ हिस्सा वो काट कर ले जाता है। ठीक है, अगर समतल भूमि है तो मिट्टी का कुछ हिस्सा वहीं से उठा कर लेके जाएगा और कहीं और छोड़ देगा। लेकिन अगर कोई पहाड़ी या फिर कोई ऊंच वाली स्थलाकृति है, तो वहां पर देखिएगा आप, जब जब भी वर्षा होती है तो वर्षा के कारण उन पहाड़ियों पर एक नालिका नुमा संरचना का निर्माण हो जाता है। यह दर्शाता है कि यहाँ पर भी पहाड़ी या उच्च स्थलाकृति में भी अपरदन हुआ है। अपरदन का सीधा सा मतलब है कटाव करना, मिट्टी का कटाव जहां पर हुआ, आप समझिए उसी को हम अपरदन कहते हैं। ठीक है, तो मृदा अपरदन का मेरे ख्याल से आप डेफिनेशन अच्छे से समझ चुके हैं। हम लिख सकते हैं जल या जल, नदियों के द्वारा जल या वर्षा का जल, नदी का जल या वर्षा का जल द्वारा, नदी का जल या वर्षा का जल द्वारा मृदा, मृदा के ऊपरी भाग का, ऊपरी भाग का कटाव करना, कटाव होना, कटाव करना या कटाव होना क्या कहलाती है गाइस? मृदा अपरदन कहलाती है। मृदा अपरदन कहलाता है। भारत में ऐसे कई क्षेत्र हैं, भारत में एग्जाम्पल, भारत के में ऐसे कई क्षेत्र हैं जो आज की कंडीशन में मृदा अपरदन से काफी ज्यादा जूझ रहे हैं। जैसे आपका सबसे ज्यादा तीव्र अपरदन देखा जाए तो छोटा नागपुर का पठार, नागपुर का पठार आपका तीव्र अपरदन से गुजर रहा है। वहीं पर आप देखिएगा तो उत्तर भारत का विशाल मैदान, अब इसको तो बताने की जरूरत नहीं है, उत्तर भारत का विशाल मैदान जो है इसकी चपेट में है मृदा अपरदन को लेकर। ठीक है, इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत के कुछ क्षेत्र हैं, प्रायद्वीपीय भारत में
कौन कौन सा? तो प्रायद्वीपीय भारत में सबसे पहला है आपका महानदी बेसिन, महानदी बेसिन जो मृदा अपरदन का काफी ज्यादा शिकार हो रहा है। दूसरा गोदावरी बेसिन, गोदावरी बेसिन। तीसरा कृष्णा और चौथा कावेरी बेसिन। कावेरी बेसिन भी आपका अपरदन का शिकार हो रहा है। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट है नर्मदा एवं ताप्ती, नर्मदा एवं ताप्ती भ्रंश घाटियां, रिफ्ट वैली भी किसका? मृदा अपरदन का शिकार हो रही हैं, सबसे ज्यादा मृदा अपरदन का शिकार हो रही हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप अच्छे से समझ चुके हैं मृदा अपरदन को लेकर। ठीक, चलिए इसी संबंधित तथ्य में ना हम संबंधित तथ्य के बारे में ही देख रहे हैं, सारा कुछ हम मृदा से संबंधित तथ्यों के बारे में देखेंगे। इनमें मैंने पहले आपको डील किया मृदा अपरदन को लेकर। चलिए सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। मृदा अपक्षय, मृदा अपक्षय। व्हाट इज द मृदा अपक्षय? ये सेकंड पॉइंट है हमारा मृदा अपरदन के बाद मृदा अपक्षय। ठीक है, सेम अपक्षय मतलब सॉइल वेदरिंग, इसको अलग से कुछ नहीं है, सॉइल वेदरिंग इसको हम कहते हैं, सॉइल वेदरिंग के नाम से जानते हैं। देखिएगा इस होता क्या है इसमें, इसमें होता क्या है, जैसे जैसे हवाओं के द्वारा तेज कटाव किया जाता है, आई रिपीट दैट वंस अगेन, जैसे हवाओं के द्वारा सॉरी नदियों के द्वारा या वर्षा के जल के द्वारा मिट्टी का कटाव किया जाता है, ठीक वैसे ही कटाव अगर हवाओं के द्वारा होता है मिट्टी का तो उसे हम मृदा अपक्षय कहते हैं। बहुत सिंपल है, नदी का जल या वर्षा के जल के द्वारा मिट्टी का कटाव मृदा अपरदन, मृदा अपक्षय। जब तेज हवाओं के द्वारा मिट्टी का कटाव किया जाता है तो उसे हम मृदा अपक्षय कहते हैं। चलिए तो फटाक से लिख लेते हैं मृदा अपक्षय क्या है। जब जब मृदा में बाहरी कारकों, जब मृदा में बाहरी कारकों के द्वारा कटाव होता है, कटाव जैसे 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 तेज हवा, जैसे क्या? तेज हवा। जब मृदा में बाहरी कारकों के द्वारा कटाव जैसे तेज हवा के द्वारा कटाव होता है तो उसे मृदा अपक्षय कहते हैं। क्या कहेंगे गाइस? मृदा अपक्षय कहते हैं। ठीक है, आपको भारत में ये कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? तो भारत में आपको मरुभूमि में देखने को मिलेगा, मरुस्थल भूमियों में देखने को मिलेगा ये मृदा अपरदन की घटना। दूसरा दूसरा आपको ठीक है, दूसरा आपको प्रायद्वीपीय क्षेत्र में देखने को मिलेगा। तीसरा तीसरा अ, लघु लघु हिमालय श्रेणी में भी आपको देखने को मिलेगी, लघु हिमालय श्रेणी में भी आपको देखने को मिलेगी। तो इसे कहते हैं मृदा अपक्षय। उम्मीद है ये पूरा पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। चलिए अब तीसरा पॉइंट समझते हैं मृदा को लेकर, मृदा परिच्छेदिका। व्हाट इज अ मृदा परिच्छेदिका? तो मृदा परिच्छेदिका क्या होती है समझिएगा इस। ठीक है, मृदा परिच्छेदिका क्या होती है समझिए।
तो मृदा परिच्छेदिका क्या होती है, देखिए जैसे एक चट्टान है, आप नॉर्मली समझिए एक चट्टान, ठीक है। अब ये चट्टान का ये है ऊपरी संस्तरण, ये पूरा उसका संस्तरण है। मान लीजिए चट्टान, ये मिट्टी वाला ही हिस्सा है, पूरा का पूरा हिस्सा आप नॉर्मली समझ लीजिए। ये देखिए ये चट्टान है ना। और इस चट्टान के ऊपर ये है पूरा मृदा का लेयर, ये है मिट्टी, चट्टान के ऊपर मिट्टी है, ये मिट्टी की मोटाई है। आई रिपीट दैट वंस अगेन, ठीक है। इसे हम कहेंगे चट्टान और इसे हम कहेंगे मिट्टी, मृदा, मृदा कहेंगे, ठीक है। अब ये किसी भी कारण से हो, कारण कुछ भी हो सकता है, कारण क्या हो सकता है यहाँ पे लिख देता हूं, चाहे वो अपर्दन का कारण हो सकता है या अपक्षय का कारण हो सकता है, कारण कुछ भी हो सकता है। तो ये दोनों में से कोई से भी कारण हो सकता है। इसकी वजह से इन दोनों की वजह से मृदा का जो ऊपरी संस्तरण है ये भी कट गया, मृदा का ऊपरी संस्तरण भी कटा हुआ, और मृदा का ऊपरी संस्तरण के साथ कटाव होते होते ये चट्टान का भी कंस्टेंटली कटाव हो गया, ठीक है। किसका कटाव हो गया, इस चट्टान का भी कटाव हो गया, ठीक, ध्यान दीजिए। तो इनकी वजह से ये मिट्टी का ऊपरी भाग का कट गया। आई रिपीट दैट वंस अगेन, देखिए इसकी वजह से मिट्टी का ऊपरी भाग भी कट गया, और मिट्टी का ऊपरी भाग तो कटा ही कटा, साथ में ये चट्टानों के आंतरिक भाग को भी लेयर बाय लेयर काटता है। क्या करता है, लेयर बाय लेयर काट देता है। तो चट्टानों के जो ऊपरी भाग है उसको भी, ऊपरी अथवा निचली भाग, जब उसको भी ये कंस्टेंटली लेयर बाय लेयर काट देता है, इस तरीके से काट देता है, ठीक है। तो इसके काटने की जो प्रक्रिया है यही हमारी मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। आई रिपीट दैट वंस अगेन, मृदा परिच्छेदिका क्या कहलाती है, एक चट्टान है, चट्टान के ऊपर मिट्टी है, अब इस मिट्टी को अपर्दन या अपक्षय किसी भी कारणों की वजह से कटाव किया गया, कटा ये, और कटने के बाद केवल मिट्टी ही नहीं कटी बल्कि उसके साथ चट्टानें भी कट गई। तो ये चट्टानों और मिट्टी सहित जो कटाव हुआ है उसी को ही हम क्या कहते हैं, मृदा परिच्छेदिका के नाम से जानते हैं। आई होप ये सारा कुछ आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। तो लिख के फिनिश करते हैं इस चीज को लेकर, है ना भाई, लिख कर फिनिश करते हैं व्हाट इज द मृदा परिच्छेदिका। तो आप यहां पर लिखिएगा मृदा का ऊपरी सतह, मृदा का मृदा का ऊपरी सतह ऊपरी सतह और मूल चट्टान, और मूल चट्टान, आई रिपीट दैट वंस अगेन, मृदा का ऊपरी सतह और मूल चट्टान, ठीक है, मूल चट्टान तक मृदा को विभिन्न संस्तरणों में, विभिन्न संस्तरण में विभिन्न संस्तरण में कैसा, वर्टिकल सेक्शन में, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल सेक्शन में, ऊर्ध्वाधर खंडों में, आई रिपीट दैट वंस अगेन, वर्टिकल सेक्शन में बांटा जाना ही क्या कहलाता है, मृदा परिच्छेदिका कहलाता है, मृदा परिच्छेदिका कहलाता। अंडरस्टूड। इसका सीधा सा मतलब है कि वो कटाव किसी भी स्टेज पर हो सकता है, ठीक है। और जब यही कटाव होता है तो इसी कटाव को हम क्या करते हैं, यहाँ पर बांटने का काम करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, मृदा
परिच्छेदिका कहलाती है। आई होप ये तीनों वर्ड्स जो सॉइल से रिलेटेड हैं आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। क्या क्या? पहला 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 मैंने डिस्कस किया मृदा अपरदन को लेकर, सेकेंड पॉइंट पर डील किया मैंने मृदा अपक्षय को लेकर, और थर्ड पॉइंट पर मैंने डील किया मृदा परिच्छेदिका को लेकर। तो आई होप ये सारा कुछ आपको समझ आ चुका है। चलिए आगे बढ़ाएं। तो मृदाओं से संबंधित कुछ विशेष तथ्य, फैक्ट्स, विशेष तथ्य, मृदाओं से संबंधित कुछ विशेष तथ्यों पर बात कर सकते हैं हम। ठीक है गाइस? तो आपको पता है दो, एक संस्था और एक दिवस, ये दो हमारे विशेष फैक्ट हो सकते हैं। ठीक है? तो एक संस्था और एक दिवस। तो पहला दिवस से शुरू करते हैं हम। ठीक है? हम जानते हैं कि हर साल 5 दिसंबर को 5 दिसंबर को हम क्या करते हैं? मृदा दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस भाई? मृदा दिवस, सॉइल डे के रूप में इसको मनाते हैं 5 दिसंबर को। और चूंकि इस बार का जो हमने क्या किया है, मृदा दिवस मनाया हुआ है, तो मेरे पास 2022 और 23 का एक आंकड़ा है। उस 2022-23 में जब हमने विश्व मृदा दिवस मनाया था, तो उस मृदा दिवस में, ठीक है, उस मृदा दिवस का हमने थीम रखा था, थीम रखा था, ठीक है, मृदा जहां भोजन शुरू होता है। हमने क्या थीम रखा था? मृदा जहां भोजन भोजन शुरू होता है। ये है हमारा 2022 का थीम। जबकि 2023 का थीम आपको देखने को मिलेगा मृदा, 2023 का थीम आपको देखने को मिलेगा मृदा और जल। ये दोनों को साथ लेकर बात की गई थी। मृदा और जल जीवन का एक स्रोत है। ठीक है? अब आप लोगों को गाइस 2024 और 2025 का कमेंट करके बताना है कि इस साल इन सालों में इसका थीम क्या रहा है। ठीक है? ये आपको करके बताना है। ठीक है? अगर इंफॉर्मेशन नहीं मिला तो फिर हम इसको बताएंगे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आपके लिए होमवर्क भी है। ठीक है? तो ये है आपका मृदा दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। चलिए, एक संस्था है मृदा संरक्षण को लेकर, एक संस्था बनाई गई है भारत में। संस्था, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा भाई। ठीक है? केंद्रीय भूमि संरक्षण बोर्ड, एक संस्था बनाई गई है केंद्रीय भूमि संरक्षण बोर्ड। 1953 में इसको बनाई गई है, ओरिजिनेट किया गया है। ठीक है? शुरुआत कब की गई? स्टार्टेड बाय 1953 में। ठीक है गाइस? तो एक बार देख लेते हैं क्या है ये केंद्रीय भूमि, केंद्रीय संरक्षण बोर्ड, जो 1953 में देखिए, है ना? तो ये देखिए सेंट्रल सॉइल कन्वर्जेंस बोर्ड 1953 में बनाई गई है। किसके अंतर्गत आता है ये? किसान एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका मुख्य उद्देश्य ही है कि कटाव युक्त भूमि, ठीक है, तो जितने हम भारत के भीतर कटाव हो रहा है
तो उस कटाव युक्त भूमि को सशक्त तरीके से रोकना है ताकि हम मरुस्थल भारत को मरुस्थल होने से बचा सके। इसीलिए इस बोर्ड का गठन किया गया है। ठीक है, और इसी के साथ केंद्रीय भूमि जल बोर्ड का भी गठन किया गया है। तो दोनों ही एक अलग अलग संस्था के रूप में आपको देखने को मिल सकता है। शायद मैं आपको इमेज दिखा पाऊं तो समझ जाएंगे। ये देखिए, जल है तो कल है। ठीक है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, वो सब आप देख लीजिएगा। ठीक, तो शायद इसमें तो नहीं दिख रहा है मुझे केंद्रीय संरक्षण बोर्ड। चलिए, ठीक है गाइस, तो ये हमने देखा। ठीक है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये? तो कृषि एवं किसान कल्याण, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये मिनिस्ट्री। ठीक है, इसका मुख्यालय, हेड ऑफिस राजस्थान में है। राजस्थान में स्पेशली अगर आप इंडिकेट करेंगे तो जोधपुर को हम इंडिकेट कर सकते हैं मुख्यालय के रूप में। ठीक है, इसका कार्य, तो इसका कार्य दो है, कार्य भी है और इसका उद्देश्य भी है। ठीक है, पहला, भूमि का संरक्षण करना, भूमि का संरक्षण करना और कृषि उत्पादक योग्य बनाना, कृषि उत्पादक योग्य बनाना। ठीक है, इसका ये मुख्य काम है, किसका? इस संरक्षण बोर्ड का। ठीक है, चलो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है भारत में, ठीक है, भारत में मरुस्थलीकरण को रोकना है, मरुस्थलीकरण को रोकना और दूसरा दूसरा एक सबसे बड़ा आपको उद्देश्य मिलेगा, मृदा को कृषि उत्पादकता में कन्वर्ट करना, मृदा को कृषि उत्पादकता में बदलना। ठीक है गाइस, आई होप मैं ये सारा पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझा पाया। तो दरअसल केंद्रीय भूमि संरक्षण आयोग, सॉरी संरक्षण बोर्ड जो है आपका यही काम करता है जिसको हमने 1953 में इस्टेब्लिश किया था, बनाया था। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है आपका? तो मुख्यालय आपके राजस्थान के जोधपुर में देखने को मिलेगा। कार्य क्या करता है? तो सबसे पहला प्रोटेक्शन ऑन लैंड और फिर सेकेंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। ठीक है, इसका मेन फोकस कहाँ है? तो डिजर्टिफिकेशन को रोकना है और जितने भी मृदा है उसको कृषि उत्पादकता में बदलना, ये इस संस्था का मुख्य काम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अंडरस्टूड। तो हमने लगभग लगभग कितने पॉइंट्स पर डिस्कस कर लिया? हमने लगभग लगभग ये 3 से 4 पॉइंट पर डिस्कस कर लिया है। क्या क्या? सबसे पहला मृदा क्या है डिस्कस कर लिए, मृदा का प्रस्तावना भी डिस्कस कर लिए। अब चलेंगे हम मृदा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम इसके पर्पज से देखेंगे, भारत के पर्पज से देखने वाले हैं और विश्व को साथ में ले लेंगे, इसी को ही अलग से नहीं करेंगे, कंबाइन करके ले लेंगे ताकि हमको और अच्छे से समझ आ जाए। तो हेडलाइन डालिएगा, ठीक है, मृदा का वर्गीकरण, मृदा का वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, क्लासिफिकेशन ऑफ
सॉइल के बारे में बात करेंगे हम। मृदा का वर्गीकरण। तो जैसा कि हम जानते हैं, मृदा का सबसे पहला वर्गीकरण 1893 में हुआ था। 1893 में वैश्विक स्तर पर, कौन से स्तर पर, वैश्विक स्तर पर मृदा का वर्गीकरण किया गया था 1893 में। ठीक है, वोयलकर और लीदर के द्वारा, वोयलकर और लीदर, ये दो भूवैज्ञानिक थे। और इन्होंने ही क्या किया था, वैश्विक स्तर पर इसका, मृदा का क्लासिफिकेशन किया था। और क्लासिफिकेशन 4 आधारों पर विभाजित किया था। आई रिपीट दैट वंस अगेन। ये वर्गीकरण इन्होंने 4 आधार पर विभाजित किया था। ठीक है, देयर इज अ 4 स्टेप। पहला इन्होंने विभाजित किया था एल्यूमिनियम सॉइल के रूप में, जलोढ़ मिट्टी के रूप में, एल्यूमिनियम सॉइल के रूप में। जबकि दूसरा रेड सॉइल के रूप में, रेड सॉइल के रूप में, लाल मिट्टी के रूप में, लाल मृदा के रूप में। ठीक है, तीसरा लैटेराइट मिट्टी के रूप में, लैटेराइट मृदा के रूप में, लैटेराइट सॉइल के रूप में। ठीक है, और चौथा काली मिट्टी के रूप में, चौथा काली मिट्टी के रूप में, काली मृदा, ब्लैक सॉइल के रूप में। तो ये टोटल 4 आधारों पर किसने, वोयलकर ने क्या किया था, मृदा का वर्गीकरण किया हुआ था। ठीक है, ये हो गया वैश्विक स्तर पर, किसके द्वारा, वोयलकर और लीदर के द्वारा किया गया वर्गीकरण था, क्लासिफिकेशन था। अब जो भारत में हुआ, भारत के आधार पर क्लासिफिकेशन, वो हम समझते हैं भारत के आधार पर कौन कौन सा क्लासिफिकेशन किया गया है। तो भारत के आधार पर आपने एक संस्था का नाम सुना होगा, ICAR। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है, रिसर्च काउंसिल। तो इसके द्वारा, ICAR, इसी के द्वारा इसका भारत में विकास किया जाएगा। चलिए देखते हैं ICAR क्या है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है गाइस, इसकी हम वेबसाइट पे आ चुके हैं। देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है, ये देखिए 16 जुलाई 1929 को कृषि पर रॉयल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार इसको, सोसाइटी को पंजीकृत किया गया था। अच्छा, ऑनलाइन में नहीं दिख रहा क्या कुछ, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा मोटा मोटा सुन लीजिए। 16 जुलाई 1929 को ब्रिटिश सरकार में रॉयल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत इसे लाया गया था। और इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। तो ये क्या करता है, ये परिषद पूरे देश में बागवानी को लेकर, मत्स्य पालन को लेकर, पशु और कृषि संगणना को लेकर ये डाटा जारी करती है, फैक्ट रखती है। ठीक है, और भारतीय खाद्य, राष्ट्रीय खाद्य पोषण सुरक्षा मिशन का जिम्मा इसी को भी दिया गया है।
तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप लिख लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, 1929 को रॉयल कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर, रॉयल कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर इस्टेब्लिश किया गया था, और इसे पंजीकृत किया गया है। आईसीआर को पंजीकृत किया गया था किसमें? सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम कब लाया गया था? तो 1860 तहत इसे पंजीकृत किया गया था। इसका मुख्यालय, हेड ऑफिस, ठीक है, इसका मुख्यालय हेड ऑफिस न्यू दिल्ली है, नई दिल्ली है, नई दिल्ली है। और इसी के अनुसार मृदा का वर्गीकरण किया गया है। तो आईसीएआर के द्वारा मृदा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन किया गया है। चलो इसी क्लासिफिकेशंस को यहाँ पर डील करेंगे। ठीक है, इसी क्लासिफिकेशंस को यहाँ पर डील करेंगे। इनमें सबसे पहला है जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मृदा, एलुवियम सॉइल, जलोढ़ मृदा, एलुवियम सॉइल, ठीक है। फिर दूसरा है आपका लाल मिट्टी, रेड सॉइल। देखिए कितने आधार पर डिवाइड किया है, सबसे पहले वो देखेंगे हम। फिर है लेटेराइट सॉइल, लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। फिर चौथा है पर्वतीय मिट्टी या मृदा बोल सकते हैं हम इसको, पर्वतीय मिट्टी के रूप में, ठीक है। पर्वतीय मिट्टी के बाद है काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, ठीक है। काली मिट्टी के बाद मरुस्थलीय मिट्टी, डेजर्ट सॉइल आपको देखने को मिलेगा। डेजर्ट सॉइल के बाद है लाल काली, रेड एंड ब्लैक एवं काली मिट्टी देखने को मिलेगी, लाल एवं काली मिट्टी देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बाद अगला आपको देखने को मिलेगा हिम क्षेत्र मिट्टी, हिम क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी, ठीक है। फिर उसके बाद है अगला है भूसर या भूरी मिट्टी, ठीक है। इसके बाद आपको मिलेगा अंतः पर्वतीय मिट्टी, मृदा देखने को मिलेगी, अंतः पर्वतीय मिट्टी देखने को मिलेगी। और लास्ट में किया गया है अन्य, तो लास्ट में किया गया है अन्य पॉइंट्स पर डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो लगभग आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 से 11 प्रकार में आईसीएआर के द्वारा पूरी मिट्टी का क्लासिफिकेशन किया गया है। आईसीएआर के द्वारा पूरी मिट्टी का क्लासिफिकेशन 10 से 11 प्रकार में किया गया है। अंडरस्टूड? तो टोटल हमारे यहाँ नहीं मिलते, इसमें से बहुत कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए तो शुरू करें। भारत में पाए जाने वाले उन मिट्टियों के स्वरूपों को लेकर डिस्कस करेंगे अब। आई होप सारा कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो रहा होगा, कट टू कट क्लियर हो रहा होगा। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट पर डील करते हैं हम। ठीक है, तो देखिए
अब चूंकि हम मेंस के पर्पज से बात कर रहे हैं गाइस, किसके पर्पज से, मेंस के पर्पज से बात कर रहे हैं, तो इसीलिए जो भी मिट्टी आएगी मृदा, उसका एक फॉर्मेट तैयार करेंगे, एक फॉर्मेशंस के आधार पर ही हम बात करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि 4 से लेकर 8 नंबर तक, 4 से लेकर 8 नंबर तक हम उस पर पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करें। तो जब भी मृदा को लेकर संबंधित प्रश्न आए, चाहे कोई से भी मृदा को लेकर प्रश्न आए, आपको वो फॉर्मेट में बता दूंगा, जिससे आप फॉर्मेट अप्लाई करिए और उसके बाद नंबर गेन करिए। ठीक है गाइस, चलिए। तो सबसे पहले कोई भी मिट्टी होगा, उस मिट्टी का हम क्या देखेंगे, निर्माण देखेंगे। ठीक है, निर्माण के बाद विस्तार देखेंगे हम। विस्तार, कोई भी मिट्टी हो, सारा कुछ इसी में ही इंक्लूड हो जाएगा हमारा। विस्तार देखेंगे हम। ठीक है, इसके बाद उसकी प्रकृति देख लेंगे हम, प्रकृति या प्रवृत्ति देख लेंगे हम, और चौथे पॉइंट पर हम देख सकते हैं उसकी विशेषता पर बात कर लेंगे। बस मेंस में आपको यही पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, कंस्टेंटली आप इस पैटर्न को फॉलो करते चलिए, आपसे कुछ भी नहीं छूटेगा, और 4 में 3 नंबर, 2.5 नंबर से ऊपर ही आपको मिलेगा देखने को। बस मृदा को लेकर ये 4 नेचर्स जो है आप अप्लाई करिएगा सॉइल को लेकर, और देखिए आपसे कुछ नहीं छूटेगा। ठीक है, किसी भी प्रकार का मिट्टी हो, आपको ये 4 पॉइंट पर ही डिस्कस करना है। निर्माण, विस्तार बताना है, प्रकृति बतानी है, और उसकी विशेषता बतानी है। ठीक है, चाहे वो 4 नंबर पे पूछे, चाहे वो 8 नंबर पूछे, इस फॉर्मेट को आपको नहीं भूलना है। हाँ, अगर चाहो तो आप इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हो, तत्वों को लेकर, एलिमेंट्स को लेकर। तो हालांकि तत्वों का जो सीरीज है, एलिमेंट का सीरीज है, मैं आपको विशेषता में ही ऐड करके बता दूंगा, तो इसीलिए उसको अलग से डालने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन यदि कोई डालना चाहता है तो स्वागत है उनका। ठीक है, वो विशेषता में ही उसको डाल सकता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है गाइस, हम विशेषता पर ही डिस्कस कर सकते हैं इस चीज को, चाहे वो प्रीलिम्स में हो चाहे मेंस में हो, आपसे सारा कुछ इससे बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चलो मैं शुरू करूं सबसे पहला पॉइंट को लेकर। तो भारत में पाए जाने वाला सबसे पहला मृदा का प्रकार है जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा है, जलोढ़ मृदा, एलुवियम सॉइल। जलोढ़ मृदा है एलुवियम सॉइल। ठीक है गाइस, चलो जलोढ़ मृदा एलुवियम सॉइल्स। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहले ही फॉर्मेट बता रखा है इसका, कौन से फॉर्मेट में लिखना है। सबसे पहला हम इसमें क्या देखेंगे, निर्माण देखेंगे। निर्माण के बाद हम इसका विस्तार देखेंगे, विस्तार। ठीक है, पहला हम निर्माण देखेंगे और दूसरा हम विस्तार देखेंगे। चलो ठीक है, तो शुरू करते हैं। जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे हुआ है। जलोढ़ मृदा का निर्माण आपको पता है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी डिस्कस कर देते हैं। नदियों के द्वारा अवसाद, अवसाद मतलब सेडिमेंट लाया जाता है, नदियों के द्वारा अवसादों के निक्षेपण, निक्षेपण से, ठीक है, अवसाद मतलब सेडिमेंट, सेडिमेंट के डिपोजिशन से, डिपोजिशन से, ठीक है, जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है। जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है। ठीक है गाइस, नदियों के द्वारा अवसादों के निक्षेपण, मतलब नदियां जो है क्या करती हैं, अवसाद लाइन। और अवसाद का मतलब क्या होता है, कंकड़ पत्थर बोल्डर। आपने देखा होगा नदियों में रेत देखने को मिलता है, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, पबल्स या स्टोन आपको देखने को मिलेगा, उन्हीं को हम अवसाद कहते हैं। वो काफी घिसते हैं, और घिसने के बाद एक संरचना चिकनी मिट्टी का निर्माण करते हैं। वही चिकनी मिट्टी आगे चलकर आपका जलोढ़ मृदा, एलुवियम सॉइल के नाम से जानी जाती है। काफी अच्छी भूमि होती है, उपजाऊ भूमि के नाम से जानी जाती है। ठीक है, चलो तो इसका विस्तार देख लें, कहां पर है इसका विस्तार।
आपको टोटल इसका एक सीरीज है। आप पंजाब को पकड़िए, पंजाब को पकड़िए, पंजाब से लेकर असम तक, यानी असम मतलब ब्रह्मपुत्र घाटी तक, असम ब्रह्मपुत्र तक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पंजाब में कहां पर मिलेगा गाइस आपको? आपने सुना होगा सतलज, सतलज का मैदान, सतलज का भाग, सतलज मैदान से लेकर आपको ब्रह्मपुत्रा से लेकर ब्रह्मपुत्रा मैदान तक आपको इसका विस्तार देखने को मिलेगा। ब्रह्मपुत्र मैदान तक इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, चलो दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? तो भारत का जो कोस्टल प्लेन एरिया है, तटीय मैदानी भाग, भारत का जो कोस्टल प्लेन एरिया है, तटीय मैदानी भाग का जो एरिया है, आपको यहाँ भी क्या मिलेगा? ये हिस्सा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक बार इंडिया का मैप डायग्राम यहीं पे डिनाइट कर लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए आप, ये है आपका पंजाब का रीजन, पंजाब के रीजन से लेकर पंजाब देखिए, राजस्थान का उत्तरी हिस्सा, पंजाब राजस्थान, और उसके बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद अब आगे आएंगे तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से मालदा गैप से होते हुए आगे जाएंगे तो असम, और असम में ब्रह्मपुत्र घाटी माजली द्वीप तक इसका कंस्टेंटली आपको विस्तार देखने को मिलेगा। कौन सी मृदा के रूप में? एलुवियम सॉइल के रूप में इसका विस्तार देखने को मिलेगा। वहीं पर दूसरी ओर हम जानते हैं कि यहाँ कहाँ? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से उड़ीसा, उड़ीसा से हम आएंगे तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से आएंगे तो तमिलनाडु, तमिलनाडु से आएंगे तो केरल, और केरल से हम आएंगे आगे, केरल से कहाँ? कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। तो गुजरात तक जो आपको मृदा मिलेगी, एलुवियम सॉइल ही देखने को मिलेगा। तो भारत में लगभग एक काफी लंबा सीरीज किसका? जलोढ़ मृदा का आपको देखने को मिलेगा। कहते हैं भारत में 43.3 पूरी मिट्टी का, भारत में जितनी भी मिट्टी है उस मिट्टी का अकेले 43.35% जलोढ़ मृदा भारत में उपस्थित है, भारत में उपस्थित है। ठीक है, तो आई होप जलोढ़ मृदा के निर्माण और विस्तार को आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। उम्मीद है कि हमारी नेक्स्ट क्लासेस में इसको हम फुलफिल करेंगे, और जिस तरीके से मैंने प्री और मेंस को लेकर काफ़ी अच्छे से डिटेलिंग किया है, चूंकि मैं यहीं पर कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा, इससे अच्छा कि स्टॉप करते हैं और इसको कल हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर किसी भी व्यक्ति का कोई सुझाव हो तो मुझे इस वीडियो पर जरूर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।